हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में और उसमें डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स, मेनली डायटम के बारे में। तो सबसे पहले है जो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसके लिए बोला जाता है कि इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। बाउंड्री डिफाइन ना होने का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। लेकिन ऐसा भी मान सकते हैं कि प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिज्म रख दिए गए जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया ठीक तरीके से। तो प्रोटिस्टा में आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर किसी दूसरे किंगडम से भी क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। जैसे आप यूग्लिना को अगर देखें तो यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो न्यूट्रिशन का मोड है कि वो ऑटोट्रोफिक भी होता है, हेटरोट्रोफिक भी। तो आपके प्लांट जैसे करैक्टर भी शो करता है, एनिमल के मॉलिक्यूल जैसे करैक्टर भी शो करता है। साथ में आप स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो उसमें फंगल करैक्टर भी पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायटम की। तो डायटम में जो प्रोडक्शन है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में। तो प्रोटिस्टा को कभी भी आप देखेंगे तो इसमें हर तरीके के ऑर्गेनिज्म डाले हुए हैं। मैच जो करते हैं वो भी, जो मैच ना करें वो भी। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या कि मेनली ये यूकैरियोटिक है, साथ में यूनिसेलुलर है। मतलब आपका एक सिंगल सेल से बने होते हैं और एक पर्टिकुलर सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। आज हम डिस्कस करेंगे डायटम के बारे में। डायटम जो वर्ड है उसका मतलब है टू कट, मतलब डाया मीन्स दो भाग में उसको, जिसको हम कट कर सकें। तो डायटम मेनली ऐसे जब हम भी इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो मेनली इस तरीके से इसको शो किया जाता है, जैसे सोप बॉक्स जैसा आपका होता है। तो डायटम जो है इनको काफ़ी टाइम से ये माना जा रहा है कि ये बिलियन ऑफ ईयर्स पहले बन गए थे और अर्थ पर ये जब से आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुए उसके कुछ टाइम बाद इनका भी बनना शुरू हो गया था। और ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में माने जाते हैं, आपको नेक्ड आई से कभी भी ये दिखाई नहीं देते। आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी, या हम जो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं आसपास, उसमें से 50% के आसपास, 20 to 50% माना जाता है, लेकिन आपका 50% भी कुछ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। तो 50% के आसपास जो भी ऑक्सीजन आपके अर्थ पर प्रोड्यूस होती है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, डायटम, जो आपको दिखाई भी नहीं देते। मेनली ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब सोल्ट वाला जो एरिया वहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेक्स में भी पाए जाते हैं, आपका जो मॉइस्ट हैबिटेट होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और हर साल काफ़ी मैट्रिक टन ये जो सिलिका है उसको डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पर, आपके ओशियन के बॉटम में। साथ में अगर किसी पर्टिकुलर लेक वगैरह में प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी डिपोजिशन करते रहते हैं। तो डायटम जो है वो इतने इम्पोर्टेंट कैसे हैं, जैसे आप अगर डायटम को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहो तो डायटम मेन प्रोड्यूसर है। मतलब आपके ओशियन में जो भी एक मास प्रोडक्शन है, फाइटोप्लैंक्टन जिसको हम बोल सकते हैं, कि जो एक फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे फूड चेन आपकी शुरू होती है तो सबसे जो लोअर फॉर्म में आएंगे तो हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ओशियन के केस में जो खाना बनाने वाले हैं वो कौन है, डायटम। तो चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं ओशियन में। साथ में डायटम जो है उनको आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है इनके जो सेल वॉल है, इनके जो सेल वॉल है वो आपकी हाइड्रेटेड सिलिका से बनी होती है। मतलब सिलिका का कंपोजिशन इसमें मैक्सिमम होता है और इसमें जो इनका मतलब आप स्ट्रक्चर कभी देखेंगे तो एक दूसरे में फिट हो जाए, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप कभी जैसे साबुनदानी जिसको हम बोलते हैं, सोप बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक जो उसका बॉटम वाला पार्ट होता है उसके कैप रीजन में हमेशा फिट हो जाता है, तो वैसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इनकी जो सेल वॉल होती है वो उसकी बाइंडिंग इतनी हार्ड होती है कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। मतलब जैसे इसमें एक रीजन होता है ये हाइपोथीका और ये रीजन है एपिथीका। तो एपिथीका मतलब जो अपर पोर्शन होता है थोड़ा लार्ज होता है और हाइपोथीका जो लोअर पोर्शन होता है उसके कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इसमें बिल्कुल फिट होता है। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सिलिका की वजह से। तो इनसेपरेबल की फॉर्म में, तो इनडिस्ट्रक्टिबल बोला जाता है कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इनकी जो वॉल होती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे फॉसिल भी बना लेते हैं, काफ़ी सालों तक फॉसिल की फॉर्म में ये एज सच रह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, सिंपल मोड है, इनमें मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक डायटम है, इसमें ये दोनों थीका क्या होंगे, ऐसे इस वाले रीजन में इसकी एक थीका बननी शुरू हो जाएगी और एक रीजन में इसका थीका बनना शुरू हो जाएगा। तो आपका एक थीका ऐसे बन गया और जो एक छोटे वाला था उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। फिर नेक्स्ट जनरेशन होगी, फिर इसके अंदर एक थीका बन जाएगा, इसके अंदर एक थीका बन जाएगा, इसी तरीके से इसमें बनेगा। तो जनरेशन वाइज जनरेशन क्या होता है, इसमें आपका जो थीका का साइज होता है, एपिथीका हाइपोथीका का साइज, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है।
तो जब ये इतना रिड्यूस हो जाता है, एक लिमिट तक पहुंच जाता है, फिर इनमें सेक्सुअल मोड शुरू होता है। मतलब जब तक इनके एपिथिका और हाइपोथिका का साइज एक नॉर्मल साइज तक मेंटेन रहता है, तब तक इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। मेनली 24 आवर्स में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और जैसे साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है तो ओक्सोस्पोर होता है, ये ओक्सोस्पोर, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, दोबारा से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू जो जाइगोट बनता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है सेम उसके जो नॉर्मल शुरू में जो पेरेंट था उसके जैसी होती है। तो थीका का साइज क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाएगा। मतलब आप ऐसे सोचें, बॉक्स के अंदर जैसे बॉक्स होता है ना कि एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर बॉक्स बना, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, फिर एक छोटा बॉक्स, तो एक लिमिट से ज़्यादा बॉक्स का साइज रिड्यूस हो जाता है। सेम उसी तरीके से इनमें जब एक लिमिट से ज़्यादा एपिथिका हाइपोथिका का साइज रिड्यूस हो जाता है तो इनमें सेक्सुअल मोड आ जाता है, और उसको बोला जाता है ओक्सोस्पोर या ओक्सोस्पोर के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनके जो भी मेल गैमेट होते हैं वो थोड़े से मोटाइल फॉर्म में माने जाते हैं किसी किसी स्पीसीज में। नेक्स्ट इसमें रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड है वो है इनमें क्राइसोलैमिनियन स्टार्च, ये आप याद रख सकते हैं। मतलब इनका जो फूड स्टोर होता है वो आपके लैमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, लेकिन इनकी फैमिली में थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है पिगमेंट, जो पिगमेंट है इनमें वो मेनली है क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफिल ए और सी मेनली इनमें जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने में हेल्प करते हैं। साथ में कैरोटीन पिगमेंट भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है साइक्लोटेला और पिनुलेरिया, ये आप याद रख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं डायटम की इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फूड कैसे स्टोर होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आप मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफ़ी सारे एरिया में क्या होता है, ये यूज़ होता है। आप बिल्कुल नॉर्मल समझना चाहें तो आप जो डेली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी डायटम की जो डायटमिसिस अर्थ है वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, किसी पर्टिकुलर लिक्विड को फिल्टर करना या वाटर को फिल्ट्रेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें भी ये डायटमिसिस अर्थ क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। इसके अलावा जैसे आपके ऑयल सिरप वगैरह हैं, इनको बनाने में, इनको फिल्टर वगैरह करके बनाने में, एक पर्टिकुलर जो भी कोएगुलेंट है उसको रिमूव करने में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पोरस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो आपके डायटम बने होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर में बने होते हैं, जिस टाइप से एनिमोलिक्यूल, मतलब काफ़ी एक पोरेसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो एक फिल्ट्रेशन का मेथड दे देते हैं। साथ में जो सीमेंट वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपका अमेजोन बेसिन है, ब्राज़ील वाला जो रीजन हम पढ़ते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, उनकी जो फर्टिलिटी है वो किसकी वजह से है, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे छठ करके एक क्या है, देश है, उसमें एक पर्टिकुलर लेक के डिप्रेशन है, उनको बोयडेला डिप्रेशन बोले जाते हैं। वहाँ से स्ट्रॉम चलते हैं किसके, इसी अर्थ के, डायटमिसिस अर्थ के, और वो फिर कहाँ पर पहुँचते हैं, अमेजन रेन बेसिन में, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर हम ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे छठ करके एक कंट्री है, वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि सहारा डेजर्ट में बहुत हजारों करोड़ों साल पहले भी माना जाता है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो ह्यूमिड टाइप का था। मतलब सहारा डेजर्ट में ग्रास लैंड टाइप का सिस्टम था, ग्रासेस होती थी, कुछ वेजिटेशंस भी थी, और वहाँ पे एनवायरनमेंट आज के टाइम में जितना ड्राई है, मतलब आज के टाइम में तो एक डेजर्ट है, रेगिस्तान की फॉर्म है, वैसा नहीं था, थोड़ा ह्यूमिड टाइप का एनवायरनमेंट था। तो वहाँ पे लेक वगैरह भी एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे एक ये लोवेस्ट पॉइंट की फॉर्म में एक लेक है, उस लेक में डायटम का डिपोजिशन है, मतलब बहुत करोड़ों साल या हजारों साल पहले वो हुआ था, लाखों साल पहले हुआ था। और अब वो क्या होते हैं, जहाँ पे इनके डस्ट स्ट्रूम शुरू होते हैं और ये स्ट्रूम कहाँ पर माइग्रेट करते हैं, आपके इस रीजन में, और वो फर्टाइल जो सोयल है, जो डायटमिसिस अर्थ है, वो यहाँ पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और अमेजन जो बेसिन है उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। ये पर्टिकुलर कंट्री जो है बहुत पुअर है, लेकिन यहाँ से जो रेत आती है वो क्या है, काफ़ी फर्टाइल है। किस वजह से, क्योंकि हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, इनका डिपोजिशन हुआ था। तो डायटम का डिपोजिशन आपके अर्थ में काफ़ी जगह पर है, और जब इसके बारे में पता चला तो इसको वास्ट स्केल पर यूज़ भी किया जाता है। साथ में जो डायटम है वो हमारी इकोलॉजी के बारे में भी बताते हैं। जैसे आप ऐसे समझें कि आपके अर्थ में जैसे जैसे CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, आपकी जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका लेवल जब ज़्यादा होता है, तो CO2 का लेवल जब एक एक्सट्रीम में होता है तो इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम। और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके अर्थ में जो 50% के आसपास ऑक्सीजन है, 20 to 50% अलग अलग व्यू है,
वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? डायटम। तो अगर किसी भी सिस्टम में डायटम डिस्ट्रॉय होते हैं तो साथ साथ में सिस्टम की फूड चेन का बिल्कुल बेस खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसको आप कहाँ पर यूज किया जाता है? डायटम को जो फोरेंसिक साइंस है वहां पर भी यूज करते हैं। फोरेंसिक साइंस में क्या यूज होता है? जैसे मान लो किसी की डेथ हुई और पानी में डूबने से किसी की डेथ हुई है, तो वहां पर क्या होता है कि एक तो होता है कि डायटम वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी बॉडी उस पर, और खुद ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो उन डायटम की स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि डूबने से डेथ हुई या कोई और रीजन था। साथ में एक जगह पर जो डायटम मिलता है वो दूसरी जगह से कभी मैच नहीं करता। तो मान लो किसी पर्सन को कहीं और किल किया गया हो और दूसरी जगह पर उसको डुबोया गया हो, तो वहां पे डायटम क्या मिलेंगे? 2 टाइप के मिलेंगे। तो ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर किस रीजन में इसको खत्म किया गया था और कहाँ पर इसको दोबारा से रखा गया उसकी डेड बॉडी को, तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ऐसे इसको फोरेंसिक साइंस में भी यूज किया जाता है। तो आपके नेचर में इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपके पूरे सिस्टम का क्या बनाते हैं? वो बेस बनाते हैं। इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। जो भी ओशियन में फूड सिस्टम है, फूड चेन है, जो फूड वेब है, उसका जो बेस बनाने का काम है वो किसका है? डायटम का है। आज हमने डिस्कस किया प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर, और इसको डस्टबिन भी बोला जाता है प्रोटिस्टा को, क्योंकि सब ग्रुप इसमें मर्ज किए हुए हैं, कुछ कुछ ग्रुप। साथ में डायटम के बारे में डिस्कस किया, डायटम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कैसे इसकी सेल वॉल जैसे सिलिका से बनी होती है, प्रोडक्शन किस टाइप से होता है, फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।